अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तजिया के साथ मैं हूं उमर दराज गोंदल। गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इलेक्शन कैंपेन जारी है और वहां पर धड़ाधड़ तकरीर भी हो रही है, जहां पे हुकूमत के इत्तेहादी एक दूसरे के खिलाफ तकरीर कर रहे हैं। वहां पर अपोजिशन की जमात तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने आज सिस्टम से निकलने की बात की है। इससे पहले महमूद खान नजकजई ने असेंबलियों से इस्तीफों की बात की है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर असेंबलियों से इस्तीफे देने जा रही है? क्योंकि 10 जून के हवाले से सोहेल आफरीदी ने एहतजाज की कॉल दी और उसके ऊपर एक अलग से तनाजा खड़ा हो गया, जहां पे शेख वकास अकरम जो पार्टी के सेक्रेटरी तलात हैं वो ये कहते हैं कि पार्टी ने ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया। फिर उन्होंने अपने ही वजीर आला सोहेल आफरीदी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन का शिकार होने का इल्जाम भी लगाया है। क्या वाकई सोहेल आफरीदी के पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है, जिसके बाद दबाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वो किसी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गए हैं? और फिर गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सियासी मैनेजमेंट का इल्जाम लगा रही है। ये किस जमात के ऊपर इल्जाम है? और ये सियासी मैनेजमेंट का मतलब वही फॉर्म 47 है जिससे कैंपेन का आगाज किया था बिलावल जरदारी ने। और अगर ऐसा होता है तो फिर आने वाले दिनों का मंजरनामा क्या हो सकता है? अगर तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि हम एहतजाज करेंगे, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी उनको ज्वाइन करेगी? और उससे भी कहीं ज्यादा कल हमने ये देखा कि हुकूमत की तरफ से बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से बहुत गुफ्तगू हो रही है और कहा जा रहा है कि उसमें एक करप्शन का एलिमेंट मौजूद है। खासकर पंजाब में डेटा ठीक नहीं है, यह पहले भी कहा जाता रहा है। और फिर कराची में अब बल्दियाती गवर्नमेंट की बात की जा रही है, बल्दियाती निजाम की बात की जा रही है। क्या पीपल्स पार्टी इसके ऊपर तैयार हो गई है? जिसके बाद जो मुलाकातें गुज़श्ता रोज हुई, जिसमें इसाक डार साहब चेयर कर रहे थे, पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन मौजूद था, जिसके बाद यह तय पाया कि 10 जून को बजट आ रहा है। क्या इसको सिर्फ बजट समझा जाए या जो अहम दीगर उमूर हैं उसके ऊपर भी पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट के दरमियान इत्तेफाक राय हो गया है? और फिर जो बजट है, उस बजट में गवर्नमेंट जो फैसला करती है, पीपल्स पार्टी के वोट उसमें शामिल होते हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी मानती नहीं है कि हम गवर्नमेंट के अंदर है। उस बजट में जो अवामी रिलीफ की बातें हो रही हैं, आज एक और सर्वे का हवाला आया एप्सोस का, जिसमें बताया गया कि 10 में से सिर्फ 2 पाकिस्तानी ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि मुल्क मुआशी समत में, दुरुस्त समत में जा रहा है। क्या गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है, या जो गवर्नमेंट ये कहती है कि जो मारूजी हालात है जिसमें ईरान की जंग का हवाला दिया जाता है उस पे अवाम ज्यादा कर? लेकिन प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने जो शेख वकास अकरम का और सोहेल आफरीदी का मैच है उसके ऊपर बात करनी है। शफी साहब ने मैं ज्वाइन कर लिया। मेरे ख्याल शफी साहब से सवाल करने से पहले जरा शेख वकास अकरम पार्टी के सेक्रेटरी तलात हैं जी। सोहेल आफरीदी साहब ने जब ये कॉल दी कि वो 10 जून को एहतजाज करेंगे तो उन्होंने कुछ गुफ्तगू की, जरा सुनाएं जी, पहले वो सुनाएं। नहीं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस किस्म का पार्टी की सतह पे सलमान अकबर राजा साहब या पॉलिटिकल कमेटी या गौर साहब की तरफ से इस किस्म का कोई फैसला कम से कम इंफॉर्मेशन को कन्वे नहीं किया गया। शफी साहब, किसकी कॉल सुनेंगे हम? 10 जून को सोहेल आफरीदी ने जो कॉल दी उस पर अमल दरामद होगा, या पार्टी के सेक्रेटरी तलात ये बताते हैं कि पार्टी ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया? आया अब यही शेख वकास अकरम थे, माजी में कहते थे कि अगर चीफ मिनिस्टर ने कॉल दिया सबको माननी पड़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि पार्टी की जो मरकजी क़यादत है उसने कोई फैसला नहीं किया। इसमें ओहदा देखा जाएगा, क्या कैसे फैसला करेंगे? शेख वकास अकरम ठीक बात कर रहे हैं, सोहेल आफरीदी ठीक बात कर रहे हैं? सबसे पहले उमर साहब आपका शुक्रिया। जहां तक शेख वकास साहब की बात है तो वो इस वक्त सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। उनको जिम्मेदारी जो है वो दिखानी चाहिए, अपने बयानात में जिम्मेदारी का अक्स होना चाहिए। एक गैर जिम्मेदाराना बयान उन्होंने दिया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि सोहेल आफरीदी साहब जो हुकूमत के हवाले से फैसला करेंगे वही फैसला माना जाएगा। वो अपनी हुकूमती फैसलों में मुकम्मल तौर पर आजाद है। उन्होंने जो फैसला किया है 10 जून का, बिल्कुल तमाम हमारे पार्लियामेंटेरियन 10 जून को जाएंगे और अगर 10 जून को ये बजट पेश करते हैं तब हम जाएंगे। जब भी बजट पेश होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के साथ जो इम्तियाजी सलूक फेडरल हुकूमत का एक काफी लंबे अरसे से शुरू है, उसके मुतल्लिक ही यह एहतजाज होगा। और सोहेल आफरीदी साहब ने जो फैसला किया है, पार्टी को भी ये फैसला कबूल है और हमारे तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस, एमपीएस भी और एमएनएस भी, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, वो सोहेल आफरीदी साहब के साथ पार्लियामेंट के बाहर खड़े होंगे। मैं फिर जानना ही चाहता हूं कि अगर पार्टी क़यादत भी आप कह रहे हैं आपके साथ है, आपके पार्लियामेंटेरियंस भी आपके साथ हैं, तो शेख वकास अकरम आपके साथ क्यों नहीं है? देखिए, शेख वकास साहब को भी अब बाहर आना पड़ेगा। जिस तरीके से अगर वो सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है, अब बाकी तमाम लोग भी तो इस वक्त बाहर हैं, वो ग्राउंड पे मौजूद हैं, वो एमएनए है, उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। अगर ये कहते हैं कि मैं जी इश्तिहारी हूं या मेरे ऊपर एफआईआर। अच्छा, अगर आप मुझे इजाजत दें जरा सुनाएं जी। बिलाल साहब, वो गुफ्तगू उनकी इश्तिहारी होने की बात कर रहे हैं और इवन वो कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, जरा दिखाएं वो।
मैं अपनी कल वाले बयान पे स्टेटमेंट पे कायम खान साहब से मुलाकात नहीं हो सक रही, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं, बेचारे हाथ पैर मारे, मगर फ्रस्ट्रेटेड थे तो उन्होंने शायद कोई फ्रस्ट्रेशन में कोई ऐसा बयान दिया। तो छोटे बड़े का एहतराम और वो सारा हमें देखना चाहिए। शफी साहब, आप कह रहे हैं कि उनको बाहर आना चाहिए, वो कह रहे हैं कि आपके चीफ मिनिस्टर सोहेल आफरीदी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं। दूसरा, आप लोग बड़ों का एहतराम नहीं करते, इज्जत नहीं करते, ना ख्याल करते हैं कोई आपसे उम्र में बड़ा है। देखिए, कोई फ्रस्ट्रेशन का शिकार नहीं है, बड़े कंफर्टेबल जोन में है सोहेल आफरीदी साहब, और बड़े अच्छी तरीके से वो गवर्नेंस को भी आके लेके जा रहे हैं और पार्टी की तहरीक को ग्राउंड पे रह के वो लीड कर रहे हैं। शेख वकास को ग्राउंड पे आना पड़ेगा। इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है और आप कई अरसे से गायब है, बाकी एमएनएज भी इस वक्त ग्राउंड पे मौजूद है, उनके ऊपर भी एफआईआर है, आपके ऊपर भी अगर एफआईआर है तो बाकी तमाम लोगों के ऊपर भी एफआईआर है। अगर आप इश्तेहारी हैं तो आप बाहर निकले, बाकी लोग भी तो बाहर निकले हुए हैं। लोगों के कारोबार तबाह हो गए, शेख साहब का तो कारोबार भी तबाह नहीं हुआ। पंजाब में तो लोगों का कारोबार तबाह हो गया है। पंजाब में जो फसादियत है उसके बावजूद वहां के एमएनएज ग्राउंड पे मौजूद है और डट के मुकाबला कर रहे हैं। अब वो वक्त आ चुका है कि शेख वकास को कमरे से बाहर निकलकर ग्राउंड पे अमलन लीड करना पड़ेगा। दूसरा, वो इल्जाम ये लगा रहे हैं कि छोटे बड़े का एहतराम नहीं है या वो ख्याल करना चाहिए। जाहिर है उनका इशारा आपकी तरफ है या चीफ मिनिस्टर की तरफ है। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। हाँ, एक बयानियों को अगर वो बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं शेख वकास साहब, तो उसको फिर जोड़ा ही जा सकता है। आपको भी पता है कि जब पिछले अली अमीन साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो यही शेख वकास साहब यही कहते थे कि चीफ मिनिस्टर का जो फैसला होगा वो फाइनल फैसला होगा। तो सोहेल आफरीदी साहब भी चीफ मिनिस्टर हैं, वो इमरान खान साहब के नामजद करदा चीफ मिनिस्टर है। वो हुकूमत के हवाले से जो भी फैसला करेंगे उसमें वो कंप्लीटली आजाद है, और वो जो फैसला लेंगे गवर्नेंस के हवाले से हो या फिर तहरीक के हवाले से हो या फिर खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के हवाले से हो, तमाम पार्लियामेंटेरियंस को, तमाम पार्टी को वो मानना पड़ेगा। और जो जब भी बजट पेश होगा, जो अफरीदी साहब ने प्लान दिया है उस पे मनोअन अमल किया जाएगा। अच्छा, दूसरा, सोहेल आफरीदी साहब जब गुफ्तगू कर रहे थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो उन्होंने ये कहा कि वो अगर शिरकत कर सकते हैं शिरकत करें शेख वकास अकरम साहब, वरना किसी के आलाकार ना बने। उसका भी उन्होंने जवाब दिया, उनका जी मैं इमरान खान का आलाकार हूं। ये आलाकार से क्या मुराद है, क्या शिकवा, किस तरफ शिकायत है कि किसके वो आलाकार हैं जिसका आप खदशे का इजहार कर रहे थे आपके चीफ मिनिस्टर? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि जहां तक इमरान खान साहब की बात है तो वो जेल में है इस वक्त और वो तमाम तर चीजों को फेस कर रहे हैं, वो डट कर मुकाबला कर रहे हैं। एक मुराद सईद साहब को इमरान खान साहब ने कहा था कि आपने बाहर नहीं आना, बाकी तो किसी को इमरान खान साहब की ऐसी डायरेक्शन नहीं है। तो शेख वकास साहब क्यों कहीं पे हैं? उसको बाहर आना चाहिए, उसको लीड करना चाहिए। पहले तो इत्तलात थी कि वो खैबर पख्तूनख्वा में ही है, गालिबन चीफ मिनिस्टर हाउस की बातें भी आते रही, तो अब आप लोगों को मालूम नहीं है वो खैबर पख्तूनख्वा में है कि नहीं है? जी बिल्कुल, वो खैबर पख्तूनख्वा में थे जब अली अमीन साहब की यहाँ पे हुकूमत थी। वो जब वजीर आला थे तो वो चीफ मिनिस्टर हाउस में ही रहते थे, लेकिन जब से अली अमीन साहब इस मनसब से गए हैं तो शेख वकास साहब भी चीफ मिनिस्टर हाउस से चले गए हैं। तो वो खैबर पख्तूनख्वा में ही, उनको बाहर आना चाहिए, उनमें असम्बली में अपना रोल प्ले करना चाहिए, उनको अपने पंजाब में रोल प्ले करना चाहिए। अब ये वक्त है कि वो ग्राउंड पे आए और अमलन लीड करे। देखें, एक तो शफी जान साहब इससे वाज़ेह नजर आ रहा है कि पार्टी के अंदर इख्तलाफात भी हैं। चले हुकूमत में तो आप किसी और के साथ सेम पेज की बातें करते थे, फिलहाल आपकी अपनी जो पार्टी है या लीडरशिप है वो सेम पेज पर दिखाई नहीं दे रही। जो अवामी सतह पे बयानात हैं उस बुनियाद पे आपने कोई मरकजी लीडरशिप से, चेयरमैन से या सेक्रेटरी जनरल से कुछ इस हवाले से कन्वे आपने किया है, उनसे ये मुद्दा उठाया है कि शेख वकास अकरम जो हैं वो किस तरह चीफ मिनिस्टर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं या इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है, या कोई इरादा रखते हैं कि इस मामले को पार्टी की सतह पर उठाएंगे आप? देखिए, बिल्कुल इस मामले को पार्टी के सामने उठाया भी है और उठाया जाएगा भी। शेख वकास को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो चीफ मिनिस्टर के हवाले से इस तरह गैर जिम्मेदाराना बयान दे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर जो है वो तहरीक इंसाफ के और इमरान खान साहब के नामजद करदा वजीर आला है। जब वो वजीर आला है तो उनको कंप्लीट इत्मीनान हासिल है इमरान खान का। जब इत्मीनान हासिल है तो उनको फिर हक भी हासिल है कि वो हुकूमत के हवाले से और खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से और हुकूक के हवाले से कोई भी फैसला करे। वो जो भी फैसला करेंगे पार्टी की लीडरशिप उसके पीछे खड़ी होगी। ठीक, अच्छा ये बताइए कि बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे जीबी के अंदर और वो सिस्टम से निकलने की कुछ बात कर रहे थे कि अगर हमारी आइसोलेशन खत्म ना की गई तो फिर हम फैसला करेंगे कि सिस्टम से बाहर हो जाएं। ऐसी बात ही महमूद खान अचकजई भी कर रहे थे। अब बजट के हवाले से, खासकर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हवाले से बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कल एक दरखास्त भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई। जब सिस्टम से निकलने की बात करते हैं तो क्या आपने कोई पार्टी की सतह पे मुशावरत शुरू कर दी है? क्या असेंबलियां डिसॉल्व करना चाहते हैं, खासकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को इस्तीफे देना चाहते हैं? कुछ इसके ऊपर आपने गौर व फिक्र किया है, कुछ फैसला हुआ है या अभी ये इब्तदाई गुफ्तगू ही है?
नहीं, अभी ये इब्तिदाई गुफ्तगू ही है और ये एक ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। इमरान खान साहब से कंसल्टेशन की जाएगी। अब बाकी लीडरशिप पॉलिटिकल कमेटी मौजूद है, एक हायरार्की मौजूद है तहरीक इंसाफ के अंदर, ये तमाम तर चीजें उनके सामने रखी जाएगी। सिस्टम से निकलने की बात यही है कि जो जीबी में हो रहा है और जिस तरीके से पॉलिटिकल स्पेस तहरीक इंसाफ की पूरे पाकिस्तान में कम कर दी गई है, बल्कि इवन ब्रीथिंग स्पेस हमें नहीं मिल रही। जब आपके पास ब्रीथिंग स्पेस नहीं मिलती तो इस किस्म के फैसले लेने पड़ते हैं। अच्छा शफी साहब, आप हमारे शो में ही बैठे हुए थे पिछले हफ्ते और आपने कहा कि ये नाम आ रहा है कभी 27 का, छोड़ें 2 नाम बताएं। आप पहले चैलेंज करते थे कि 2 नाम बताएं, अब आप मानना शुरू हो गए कि 3-4 लोग हैं जिनसे आपका राब्ता नहीं हो रहा। ये कौन है 3-4 लोग? उसमें एक तो यकीनी तौर पे अली अमीन गंडापुर होंगे। देखिए, जहां से 3 से 4 लोगों से जो हमारा राब्ता नहीं है, ये बात मैं एडमिट भी करता हूं और हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ एक जमहूरी पार्टी है, एमपीएस की नाराजगी भी हो सकती है। इस मौके पे हम ये नाम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते, क्योंकि अंदरूने खाना हम उनको मनाने की भरपूर कोशिश करेंगे। कुछ के गिले फंड्स के हवाले से होंगे, कुछ एमपीएस के हवाले अपने गिले जो है वो अपने हल्के के हवाले से होंगे। तमाम लोगों को बैठाया जाएगा, तमाम लोग जितने भी इस वक्त हमारे एमपीएस हैं, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। और अली अमीन गंडापुर साहब से भी राब्ता तो है, इस तरह तो नहीं है कि उनसे राब्ता नहीं है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि तमाम जो 3 से 4 लोगों से हमारा राब्ता नहीं है, उनको हम दोबारा बैठाएं, उनसे बात करें। और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई भी कदम कोई भी ना उठाए। तो मौलाना फजलुर रहमान से कोई और एक और मुलाकात की खबरें आ रही हैं, चीफ मिनिस्टर फिर मिलने जा रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान से? देखिए, अभी तो मुलाकात कोई तय नहीं हुई। उनसे एक ही मुलाकात हुई थी मौलाना फजलुर रहमान साहब से, जो शेख इदरीस जो एक आलिम दीन थे, जिनके यहाँ पे लाखों उनके तुलबा हैं, और वो एक बहुत बड़ा नुकसान था खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान और इस्लाम के लिए। जिस तरीके से उनको शहीद किया गया, उनकी ताज़ियत के लिए वहां पे गए थे और वहां पर अमन अमान के हवाले से बातचीत हुई। वहां पे सूबे के हुकूक पे बड़ी खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई। मुलाकात आगे भी हो सकती है। अच्छा, एक और बड़ा अहम जो मुद्दा है, जिस तरह बजट के मुतालिक पहले भी आपसे पूछा, अलीमा खान उस दिन सोहेल अफरीदी साहब से यही कह रही थी कि आप खान साहब से मुलाकात की शर्त रखें। फिर उन्होंने दरखास्त भी दायर की। हमने देखा कि गुज़श्ता साल भी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत यही कहती रही, चाहे चीफ मिनिस्टर कोई और थे, कि अगर हमारी मुलाकात नहीं होती तो हम बजट पास नहीं करेंगे। फिर सरप्लस में बजट आपने दिया, तो क्या इस बार भी मुलाकात हो या ना हो, बजट पास होगा, सरप्लस में पास होगा? देखिए, हम अपने बजट की तैयारी के अमल में हैं। तैयारी के मराहल तकरीबन कंप्लीट हो चुके हैं। इस बार हम बैलेंस बजट दे रहे हैं, कोई सरप्लस बजट हम नहीं दे रहे। अच्छा। और जहां तक मुलाकात की बात है, बिल्कुल सीएम अफरीदी साहब ने और एडवाइजर मुजम्मिल साहब ने कल पिटीशन जमा कर दी है। हम चाहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की हुकूमत है तो उनका इसमें इनपुट होना चाहिए, उनकी विजन की अक्कासी इसमें होनी चाहिए। ये जो हमारे जमहूरी हक है और इमरान खान साहब का बुनियादी हक है कि उनके पार्टी के जो गवर्नमेंट के चीफ एग्जीक्यूटिव है अफरीदी साहब, वो अपने लीडर से मिले, उनसे इनपुट ले। तो इसके लिए वहां पे हमने एक पिटीशन जमा कर दी है। हमें उम्मीद है कि अदालत इस पे फैसला देगी और जो भी फैसला आएगा वो तमाम कौम के सामने होगा। फिर अगर मुलाकात नहीं भी होती, जो अलीमा आपा ने मशवरा दिया है वो सर आंखों पे, फिर पार्टी के अंदर एक हायरार्की मौजूद है। इमरान खान साहब के लगाए हुए लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक पॉलिटिकल कमेटी यहाँ पे है, तो उनके सामने ये तमाम तर चीज रखी जाएगी और वो जो भी फैसला करेगी तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत मन व उसको कबूल करेगी। यानी एक आईनी जिम्मेदारी भी है। बजट ना पास होने का मतलब जाहिर है फिर आपको पता है उसके एक लीगल कंसिक्वेंसेस भी मौजूद हैं। सो आप ये नहीं कह रहे कि अगर मुलाकात नहीं होगी तो बजट भी पास नहीं होगा? नहीं, देखिए, आईनी जिम्मेदारी भी है और खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का ये हक भी है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एक बेहतरीन बजट इनके सामने पेश करे और उस पे इम्प्लीमेंटेशन करे। तो ये तमाम तर चीजें इस वक्त जो मरहला है वो आपके सामने है कि हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि हम इमरान खान साहब से मुलाकात करें, इमरान खान साहब का इनपुट ले। लेकिन ये जो मौजूदा एक रिजीम जो बैठी हुई है, जो 17 सीटों की हुकूमत है, पिछले 300 दिनों से खान साहब, जो 200 दिनों से खान साहब आइसोलेशन में है, कोई मुलाकात नहीं हो रही। लेकिन हम फिर भी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि बजट सेशन से पहले हमारी उनसे मुलाकात हो, हम उनका इनपुट ले। अगर ऐसा मुलाकात पॉसिबल नहीं होती तो तमाम तर चीजें पॉलिटिकल कमेटी के सामने रखी जाएगी और वो जो भी फैसला करेगी वो मनोन कबूल किया जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का शुक्रिया। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक जी। मैं अपने तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों का इस सेगमेंट में हमने आज उनको दावत दी है, खासकर ये जो सियासी मामला है इसके ऊपर गुफ्तगू करने के लिए तारुफ करवा देता हूँ। मुस्लिम लीग नून से वज़ीर मुमलिकत खेलदास कोस्तानी साहब ने ज्वाइन कर लिया।
कुस्तानी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर मंदोखेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मंदोखेल साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पंजोता साहब, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया। आगाज करते हैं जरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। आज मैं जरा मंदोखेल साहब पहले आपसे आगाज कर लेता हूं। जरा ये बताइए कि बिलावल साहब तकरीरें तो बहुत सख्त कर रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के अंदर मुलाकातें हुई आपकी हुकूमत के साथ, गो के हर अभी तक जो हमने बजट देखा है, कोई तरमीम देखी है, हर उस चीज में पीपल्स पार्टी का वोट शामिल रहा है। लेकिन अवामी सतह पे तासुर यही है कि शायद पीपल्स पार्टी को ये चीजें पसंद भी नहीं है, वो इन फैसलों में शामिल भी नहीं है। अब कल मुलाकात हुई जो इसाक डार साहब जिसको चेयर कर रहे थे, अब आपके और नून लीग के तहफुजात दूर हो गए हैं, बजट आने वाला है, बजट 10 तारीख को जो आ रहा है उसमें वोट करेगी पीपल्स पार्टी? देखिए, पहली बात मेरे भाई ये कि आप एक आंख से पूरे पाकिस्तान क्यों देख रहे हो? नून लीग के साथ तो हम बलूचिस्तान में इत्यादि हुकूमत है, हमारी वज़ीर आला हमारा है, गवर्नर उनका है, सिंध में गवर्नर इनका है, पंजाब में हमारा कुछ नहीं है, वफाक में हमने शुरू में सपोर्ट किया था, अब उसके साथ हमारा नहीं है, उनके पास अपने आदाद शुमार है। फिर गिलगित बल्तिस्तान में हम एक दूसरे के मुकाबले में खड़े, कश्मीर में हम एक दूसरे के मुकाबले में खड़े। फिर अब बात ले आए कि बजट के ऊपर, भाई मेरी बात सुनो, बजट के ऊपर तो एमक्यूएम भी शेडो बजट पेश कर रही है। हमने पिछले बजट में भी उनको जो बजट ने पेश की, हमने गुजारिशात उसके सामने रखी है, हुकूमत ने गुजारिशात मान लिए, हमने सपोर्ट किए। हम वो तो नहीं है ना कि बिल्कुल हमने ना किया है, बस सब कुछ भी नहीं करना है कि अगर आप कहे कि क़ायद-ए-आज़म पाकिस्तान ने बनाया, अगला बोला नहीं, मैं तुम्हारी मुंह से सुनना ही नहीं चाहता हूं, तुम्हारी बात मानूंगा नहीं। तो वो बात तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है, वो बात तो पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं है। तो कम से कम हम तो ये कहते हैं कि जो चीज अच्छी है उसको अच्छी कहेंगे। बल्कि गौर खान साहब का आज बयान है गिलगित बल्तिस्तान में, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास रास्ते हैं बहुत सारे। मैं उस तरफ आऊंगा, सिस्टम वाली बात पे मैंने अलग से बात करनी है। मैं सिर्फ आपका हवाला ये दे रहा था। तो गौर खान साहब ने कहा कि हमारे पास रास्ता है कि हम कौमी असम्बली से भी निकल रहे, सेनेट से भी निकल रहे, लेकिन हम चाहते हैं कि नहीं, इस सिस्टम के अंदर रहे। तो यही बात हमारी है जो मैं आपको समझाने की नहीं, उसमें प्रॉब्लम क्या? उसमें मंदोखेल साहब देखें ना, जब आप ये बात करते हैं, या तो बताएं जो पिछला बजट था अगर उसमें टैक्सेशन लगी, लोगों के ऊपर हैवी टैक्सेस लगे, तो उसमें आपका वोट शामिल है। कोई ऐसा मौका बताएं जहां पे गवर्नमेंट को आपके वोट की जरूरत थी, वो तरमीम हो, बजट हो, कोई ऐसा मौका हो जहां पे आपने गवर्नमेंट को सपोर्ट ना दी हो, फिर आप कहते हैं कि नहीं हम गवर्नमेंट का हिस्सा भी नहीं है। देखिए मैं फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि आप एक आंख से पूरे पाकिस्तान को देख रहे हैं, हर चैप्टर का अलग अलग इशू है। मैंने कहा ना, बलूचिस्तान में हम इत्यादि है और कश्मीर और गिलगित में हम एक दूसरे के मध्य मुकाबिल है, खिलाफ बयानात भी दे रहे हैं, सारी चीज है। तो अब आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ तो आप इत्यादि है, वहां कैसे एक दूसरे को खिलाफ बात कर रहे हैं, तो अलग बात है ना मेरे भाई। चीजें को आप मिक्सअप ना करें। बिल्कुल, आप कहते हैं कि एक आंख से ना देखें, दोनों आंखों से। पंजोता साहब, दोनों आंखों से देखें। और आप देखें इस वक्त जो पीपल्स पार्टी है उसकी पॉलिसी, और आप लोग वहां पे आज जिस तरह हवाला दे रहे थे मंदोखेल साहब, खैबर, आप कहते हैं जी गिलगित बल्तिस्तान में आप भी गए थे, आपको वहां से जाने नहीं दिया गया, आप इल्जाम लगाते हैं कि जी आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। आपके चेयरमैन बैरिस्टर गौहर वहां तकरीरें कर रहे हैं, सिस्टम से निकलने की बातें कर रहे हैं, तो ये तो अपने इस्तेजाद को खत्म करें ना कि आपको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही या आपको कैंपेन करने की इजाजत नहीं दी जा रही। बैरिस्टर गौहर आपके चेयरमैन है। बहुत शुक्रिया उमर दराज साहब, आपने मौका दिया। देखें, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो है वो इलेक्शन नहीं, फ्रॉड हो रहा है। और जो प्री पोल रिगिंग है वो अलग है, और जो एक मंसूबा नजर आ रहा है वो एक अलग है। मैं खुद गया, मेरे साथ सलमान अकरम राय साहब थे, शौकत बसरा साहब थे और दीगर लोग थे। हम गए, हमें नहीं जाने दिया। उन्होंने कहा कि हम सपोर्टर्स हैं खान साहब के, हमने खान को वोट देना है, लेकिन हमें ऊपर से हुक्म है कि इनको जाने की इजाजत नहीं है। कल शायद खट्टर साहब को आपने देखा कि सूबा बदर कर दिया गया। इसी तरह जुनैद अकबर को आपने देखा कि गिरफ्तार करके जो है वो सूबा बदर कर दिया गया। क्या वो वीडियो सारी जो है वो एआई की हैं? असद कैसर साहब जो है वो जा रहे थे और एयरपोर्ट जाने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया और पूरी फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया। तो ये तो वाज़ेह नजर आ रहा है। नहीं तो एनओसी ले लेना, एनओसी आप क्यों नहीं लेते? इस तरह छाया हुआ है, एनओसी क्यों नहीं लेते पंजोता साहब? बैरिस्टर गौहर को भी तो इजाजत है। देखिए, एनओसी की जहां बात की जाती है कि आप एनओसी क्यों नहीं लेते, मैं आपके सामने तमाम सबूत रख दूंगा। क्योंकि हम तो सबूतों के साथ और एविडेंस के साथ चलते हैं। जो वहां इंतजामिया है, इंतजामिया के सामने दरखास्तें दी गई हैं और उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन जो है वहां भी रजू किया गया है। उसके साथ साथ पिटीशन जो है कोर्ट के अंदर भी फाइल की गई है, लेकिन हमें एनओसी नहीं दी जा रही। क्योंकि आपको पता ही है
कि अहकामात ऊपर से आते हैं, कंट्रोल करने वाले 2-4 लोग उन्होंने बिठाए हुए हैं जो पूरे जीबी को कंट्रोल कर रहे हैं और पूरे जीबी के अंदर वो धांधली करने की तरफ गामजन है। ये वाज़ेह नजर आ रहा है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड तो दूर की बात, फील्ड के अंदर उतरने का मौका ही नहीं है। अब जहां गौर किया आपने बात की है, देखें एक जगह के ऊपर, 2 जगहों के ऊपर अगर उन्हें वहां जो है किसी घर के अंदर या किसी चौक चौराहे के ऊपर खड़े होकर जो है वो गुफ्तगू करने का मौका है, तो ये तो नहीं इसका मतलब कि पूरे गिलगित में इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर हो रहा है और हर एक को मौका है। जो मैंने आप इस गुफ्तगू से पहले तमाम बातें की हैं, क्या उन तमाम हकायक को कोई झुटला सकता है? मेरे सामने वहां पीटीआई के कारकुनों को थाने के अंदर बैठाया हुआ था। हमारे कई ऐसे उम्मीदवार हैं जिनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज कर दिए गए हैं कि उन्होंने रैली क्यों निकाली। हम देखें दरखास्त देने जाते हैं, वो कहते हैं वो नहीं है। हम निशान लेकर जाते हैं जी कि हमने इस पार्टी के साथ इलाहा किया है, आप हमें जो है ये निशान है, हमसे पहले जो है वो पेपर्स एक्सेप्ट करते हैं, वो टिकट्स लेते हैं और अचानक से जो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो वहां से जो है वो मैसेज के जरिए अपने जो आरओज है उनको कह देते हैं जी इनको बिल्कुल जी वापस कर दें और उसके बाद इनको आजाद डिक्लेयर कर दें। मंदोखेल साहब, पीपल्स पार्टी का मौके भी जरा जरूरी है क्योंकि नदीम अफजल चंद साहब कभी पंजाब पुलिस की बात कर रहे हैं, आपके रहनुमा खदशात की बात कर रहे हैं, कल इवन बिलावल जरदारी साहब ने कुछ सियासी मैनेजमेंट की बात की है कि सियासी मैनेजमेंट कौन कर रहा है? पीटीआई कर रही है जिसके ऊपर आप तहफुजात का इजहार कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल पीटीआई नहीं कर रही है, मुस्लिम लीग नून कर रही है। मैं तो खुल के बात कर रहा हूँ और जो नईम पंजोता साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त बात की है, लेकिन मुझे तो इख्तलाफ एनओसी से है। नईम पंजोता साहब वो के बता रहे हैं कि उन्होंने अप्लाई किया, मैं करूँगा क्या गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, क्या आप पंजाब या सिंध आते हुए आपको एनओसी की जरूरत पड़ती है? आप मैं कता कलामी की माफी चाहती हूं मंदोखेल साहब, आपकी लीडरशिप गई है, असफा साहिबा गई हैं, बिलावल साहब गए हैं, बाकी क़यादत है वो एनओसी लेकर नहीं गए? भाई अगर एनओसी लेके गए तो किसी मजबूरी में लेके, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि हम उसको वेलकम करते हैं। बहुत अच्छा तीर मारा है राजा शहबाज खान, इलेक्शन कमिश्नर। एक राजा से हम तंग इस्लामाबाद में, दूसरा राजा उधर पैदा हो गया। मैं तो मुखालफत कर रहा हूँ। और फिर दूसरी बात ये कि अगर आप फेडरल टेरिटरी है, आपने वहां लैंड ऑर्डर की सूरत को कंट्रोल करने के लिए आप लेवीज बुला ले, आप एफसी बुला ले, आप रेंजर्स बुला ले, आप आर्मी बुला ले, आप कातिल पुलिस कैसे बुला सकते हो? यानी मैं सिटी पंजाब की बात करूं जिसका ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है, जिसमें अल जज़ीरा टीवी की रिपोर्ट है कि ये तो कातिल पुलिस है। मैं मुतालबा करता हूं कि एक भी सीसीडी पंजाब की पुलिस की वजह से जीबी में एक कारकुन, सियासी कारकुन अल्लाह न करे शहीद हो जाए, जख्मी हो जाए, डायरेक्ट एफआईआर मरियम नवाज के खिलाफ काटा जाए। अब आप सवाल करते रहो। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि ताना, लेकिन मसला ये है कि सवाल करना पड़ेगा ना। जब आप ये कहते हैं तो उस मरियम नवाज शरीफ साहबा की हुकूमत आपके वोटों से बनी है, विफाक आपके वोटों से बना है, अब आप फिर सियासी मैनेजमेंट का इल्जाम भी बराह रास्त नून लीग के ऊपर लगा रहे हैं, तो फॉर्म 47 के ताने भी आप देते हैं। फिर मसला यह है, फिर लोगों इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें कि यहां आप इत्तेहादी होते हैं, जीबी में आप जाते हैं तो आपका रवैया पैमाना बदल जाता है। सुन लो, गली मोहल्ले की सियासत और कौमी सियासत में जमीन आसमान का फर्क है। ये जो बातें हैं ये गली मोहल्ले में तो अच्छी लगती है, मगर जो नेशनल लेवल की सियासत होती है उसमें ये सारी चीजें होती है। मैंने कहा ना, एक तरफ मैं कातिल पुलिस कहता हूँ, एक तरफ मैं फॉर्म 47 का वजीर आला और वजीर आजम कहता हूँ, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान में हमारे इनके साथ एहतियात है ना। तो ये तो सियासी बातें होती है। अब आप कह रहे हैं उधर कैसे करें, ये बातें गली मोहल्ले में अच्छी लगती है, मगर नेशनल पॉलिटिक्स में या नेशनल लेवल पे ये बातें अच्छी नहीं लगती। यही जरा सवाल लगते हैं खेलदास कोस्तानी साहब के सामने। कोस्तानी साहब, ये जो कादिर मंदोखेल साहब भी कह रहे हैं कि ये जो सियासी मैनेजमेंट है ये मुस्लिम लीग नून कर रही है, कल यही बिलावल साहब फरमा रहे थे कि एक सियासी जमात सियासी मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रही है। चले पीटीआई तो इल्जामात जो लगा रही थी सो लगा रही थी, अब आपके इत्तेहादी भी आप पर इल्जामात लगा रहे हैं, आपकी तरफ उंगलियां उठा रहे हैं, खासकर जीबी इलेक्शंस को लेकर। ऐसा क्यों है? बहुत शुक्रिया। देखें, जीबी में इस वक्त इलेक्शन है, तमाम पार्टियां अपना जो जलसों से पार्टी के सरबराहान खिताब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो साहब पार्टी के चेयरमैन हैं, वो अपनी पार्टी की कैंपेन चला रहे हैं, एक अच्छी बात है। जो उसका नुक्ते नज़र है वो पेश कर रहे हैं, मगर बात ये है कि जीबी की आवाम को फैसला करना है। वो उनके पास कारकर्दगी पंजाब की भी है, सिंध की भी है, KPK की भी है, बलूचिस्तान की भी है। तो वोट तो कारकर्दगी के बुनियाद पे पड़ना है। जो आपने कहा कि वो खदशात का इज़हार कर रहे हैं,
तो ये इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, और इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे और आवाम को अपनी राय का इज़हार करने का मौका मिला है और वो आवाम जीबी की करेगी। ये नज़र आ रहा है चेयरमैन पीपल्स पार्टी या बाकी जमातों के कि मुस्लिम लीग नून की वहाँ बरतरी अवामी सतह पे जो वहाँ पे, क्योंकि आप माजी में देखें जीबी में जो भी काम हुए वो नवाज शरीफ साहब ने किए थे। ठीक। और ये मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी है जिसकी बुनियाद पे हम वोट मांगते हैं। हम किसी दूसरी की, जिस तरह हमारे कायद नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बुराई करके या कोई बात करके नहीं, हम अपनी कारकर्दगी बताकर बात करते हैं। और मुस्लिम लीग नून की माजी जो है वो तरक्की और खुशहाली और जो प्रोजेक्ट से भरा हुआ है। तो इंशाल्लाह जीबी के अवाम को फैसला करना है। इतना पार्टी के लीडर्स को या पार्टियों के ये सियासी तनकीद करना ये हक है हर किसी जमात का, बिल्कुल करें, हमें उनके लिए एहतराम है। और वो हमारे अलग अलग हमारी जमातें हैं, को पीपल्स पार्टी का अपना मंशूर है, अपनी एक जमात है, आइडियोलॉजी है। मुस्लिम लीग नून एक अलग जमात है, उसकी अपनी आइडियोलॉजी है, अपना एक मंशूर है। हम अपना मंशूर लेके गए हैं, वो अपना मंशूर लेके गए। तो यही जमहूरियत का हुस्न है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक। तो मैं समझता हूँ इस तरह की जलसों में गुफ्तगू इस तरह की होती है। बिल्कुल ठीक जी, बड़ी जबरदस्त डिस्कशन जारी है। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से कंटिन्यू करते हैं। पंजोता साहब, ये पीपल्स पार्टी तो देखिए बड़े सख्त सवालात भी कर रही है, संगीन इल्जामात भी लगा रही है। आप क्यों नहीं इनके साथ कोई इत्तेहाद कर लेते? कम से कम जीबी में पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ लेते मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में। कम से कम यहां पर तो आपका सेम पेज हो जाता। देखिए, मामला ये है कि इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी जो है नून लीग के साथ इत्तेहाद की बात करती है। और हमने जो बिलावल साहब हैं उनको देखा जब वो खड़े थे बलूचिस्तान के अंदर के चौथी दफा वजीर आजम। मैं देखता हूँ कि कैसे कोई बनता है। हाँ, ये बात उनकी ठीक है कि उनको चौथी दफा तो नहीं बनने दिया, उनके भाई को वोट दे दिया। और कादर मंदोखेल साहब ने आपके सामने बात की है कि हमें भी वजारतें मिली हैं। ये नहीं सिर्फ ओहदों का मामला है, आवाम की आंख में आपने धूल झोंकना है। उधर आप कहते हैं आप कातिल हैं, उधर आप कहते हैं कि आपने हमारी लीडर के बारे में ये किया, बुराना तस्वीरें फेंकी, वो किया, आपने आइन को मस्क किया, और फिर आप हर तरमीम के अंदर, हर चीज के अंदर आप उनके साथ बैठे हुए हैं। देखिए, ये मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि वोटर लिस्टें जो हैं तब्दील नहीं होती जब इलेक्शन शेड्यूल आ जाता है। मैं फिर से ये कहना चाहूंगा कि जो एडिशनल आरओज हैं वो तब्दील नहीं होते जब शेड्यूल आ जाता है। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि जो वहां जीबी की पुलिस है उसके जरिए लोगों को हरासा, परेशान, उनके घरों में छापे मारे जाते। पंजाब के गुल्लू भट्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ धांधली को कंट्रोल करने के लिए मजीद नफरी बुलाई की है, ताकि पूरे तरीके से प्लान से, जिस तरह प्लान बनाया हुआ है उस तरीके से धांधली की जाए। तो हम एडवांस में ये कह रहे हैं कि ये सारी चीजें हो रही हैं। तमाम मीडिया के नुमाइंदगान जाए वहां पर, देखें कि क्या लोगों के साथ हालत है, किस तरह इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर वहां जाके दिखाएं, वहां सर्वे करें, वहां हर चीज को हाईलाइट कीजिए। आप सबका फर्ज है। तो हम तो आवाज बुलंद करते रहेंगे। हमारे जो रहनुमा गौर साहब हैं या एक आध और शायद हो, वो गए हुए हैं, बाकियों को तो नहीं उन्होंने जाने दिया। जो गए उनको भी निकाल कर उन्होंने बाहर फेंक दिया। तो ये फस्ताइयत है, ये जबर है। और इससे बेहतर ये था कि आप एक नोटिफिकेशन निकाल लेते, जैसे आप चाह रहे हैं कि इस असेंबली की क्या करेंगे मजीद बढ़ाई जाए। साहब, क्या करें? मैं एक सवाल और ले लें, क्या करेंगे अगर वही 8 फरवरी वाली जो आप कहते हैं चीजें आपके साथ हूं? पहले हमने चकजई साहब को सुना, वो सिस्टम से, असेंबलियों से निकलने की बात कर रहे थे। आज यही बात जो है बैरिस्टर गौर कह रहे थे कि जनाब अगर ऐसा हुआ तो हमारी आइसोलेशन खत्म ना की गई तो फिर हम सिस्टम से बाहर हो जाएंगे। क्या बाहर होंगे? असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे, बाइकआउट करेंगे, क्या करना चाहते हैं फिर? देखिए, एहतजाज हर जमात का हक है। कोई भी अगर किसी के साथ ज्यादती होती है, कोई शख्स किसी के साथ ज्यादती होती है, वो करता है एहतजाज। तो एहतजाज हमारा हक है। हम एहतजाजन जो है सड़कों पर भी आने की कॉल हो सकती है, उससे आगे बढ़ के इस्तीफे की अगर बात होगी तो वो भी बिल्कुल हो सकती है, उसमें कोई जो है मुबम नहीं है। तो हम हर सतह का ऑप्शन जो है अवेल कर सकते हैं। लेकिन बेहस लोगों से मैं ये कहना चाहता हूं कि वो किस मुंह से ये कहते हैं कि हम जमहूरियत के दावेदार हैं, हम बड़े जो है चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत हो, एक जमात जिसको मौका ही नहीं है, और आप एक तरफा लड़ रहे हैं और ढिठाई से कह रहे हैं कि अवाम आपके साथ खड़ी है। भाई, आप खुल के लड़ने देना, फिर पता चल जाए कि अवाम किसके साथ खड़ी है, इमरान खान के साथ है या आपके साथ है। तो ये इनकी भी बेहसी है और इनकी भी जो है मैं कहूंगा कि ये बिल्कुल बेशर्मी वाली बात है, जो ये सारी चीजें करके भी और ढिठाई से बड़ा पक्के मुंह करके कहते हैं जी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है वो करम नवाजी से अवाम हमें सपोर्ट कर रही है। ये जो पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से तहफुजात का इजहार कर रही है, फिर तो मैदान खुला छोड़ना चाहिए।
दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी पंजाब पुलिस की डिप्लॉयमेंट पे सवाल उठा रही है। कल हमने ये देखा, नदीम अफजल चंद साहब ने इतराज उठाया। अभी थोड़ी देर पहले कादिर मंदोखेल साहब जो हैं वो आपने सुन भी लिया, वो कहते वो तो बाकायदा पंजाब पुलिस को कातिल लीग जैसा उन्होंने सख्त लफ्ज इस्तेमाल किया है और उस पर इतराज उठाया। कहते नहीं वो इसके ऊपर कायम है। तो ये आखिर अगर ऐसा होता है तो आप अगर कारकर्दगी की बुनियाद पे आप कहते हैं कि नून लीग जीतती है, नून लीग को वोट पड़ता है, ये तो आपकी इस कामयाबी को जो है एक तरह से गहना देगी या उस पर सवाल उठा देगी। देखें, जो आपने लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की, हमारे पार्टी के सरबराह नवाज शरीफ साहब जो इस मुल्क के 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म हैं जी, वो भी कानून, वहाँ के कानून को फॉलो करते हुए उन्होंने एनओसी ली थी। और बैरिस्टर गौहर साहब जो पार्टी पीटीआई के सरबराह हैं, इस वक्त चेयरमैन हैं, वो भी कल इंतखाबी मुहिम चला रहे थे। और आप उसके, मैं अगर व्हाट्सएप पे मेरे पास है, जो वो 50 लोग थे बैरिस्टर गौहर साहब के साथ जो नारे मार के वो रैली निकाल के जा रहे थे। तो ये पीटीआई का जो वजूद है आज नहीं है, वो अदालतों में या इलेक्शन कमीशन में उसका वजूद ख़त्म हो चुका है। तो वो उसके बहाली के लिए उनकी पार्टी कोशिश करे। वो आपस में गथम गुत्था है, ग्रुप्स में बट चुका है। तो वो जमात तो हैसियत ही नहीं रखती है कि पीटीआई, वो अगर इलेक्शन कमीशन में अपना निशान बहाल कराना था पार्टी, वो एक कानूनी मामला है, वो खुद जाके करे। हमने किसी पे ककदन नहीं लगाई है, हमने किसी को नहीं रोका है। अगर कोई एनओसी लेकर नहीं जाता है, कानून की पासदारी नहीं करता है, एक सियासी कारकुन के तौर पे सिर्फ बयानिया ये बनाना है कि इलेक्शन को मुतनाज़ा करना है, आप एक सियासी कारकुन के तौर पे समझते हैं कि एनओसी होना चाहिए, इंतशार फैलाना। अगर नवाज शरीफ साहब एनओसी लेकर गए तो बाकियों को भी एनओसी, सबके लिए कानून एक जैसा होना चाहिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि वो नवाज शरीफ ने लिया, कानून को फॉलो किया, लेकिन उसूली तौर पे एनओसी होना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे पंजाब में, सिंध में, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में तो नहीं होता। देखें, इलेक्शन मुहिम चलाने जा रहे हैं आप। जो इनके असद कैसर साहब स्पीकर साहब थे, वो उनकी उस दिन जो सिक्योरिटी जो रीज़न थे, वो फ़्लाइट उनकी कैंसिल हो गई। तो बेहतर था वो पेशावर से चले जाते। वो उनको इलेक्शन मुहिम नहीं चलानी है, उनको इलेक्शन के अवाम के पास नहीं जाना है। उनको पता है उनके पास केपीके की कारकर्दगी नहीं है। अच्छा मंदोखेल साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो बजट वाले मामलात, इस बाकी चीज़ें, चूंकि तरमीम की बातें हो रही थी, कल हमने राना सनाउल्लाह साहब को सुना, वो ये कह रहे हैं कि खासकर जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, पंजाब में डाटा ठीक नहीं है, उसमें करप्शन है, फिर कराची के हवाले से वो बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बातें कर रहे हैं। यूं लग रहा है जो नई तरमीम आ रही है उसमें ज्यादा वही चीजें हैं जो पीपल्स पार्टी को लेकर फिक्स की जानी है। इस पर भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए गए हैं हुकूमत की तरफ से? हर आने वाला जो तरमीम होगा उसका नंबर होगा 28वां, और जब हुकूमत के पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो वो 28 क्या 128 भी पास कर सकते हैं। आपको याद होगा जो पंजोता साहब इनकार कर रहे हैं, 26वीं तरमीम में पीटीआई जो मौलाना साहब के घर के तवाफ करे थे, और उसमें बाकायदा गौर खान जो उनका चेयरमैन है, सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन साहब उस वक्त थे, उनका बयान रिकॉर्ड पे मौजूद है कि ये तो इतना बेहतरीन तरमीम है, ये तो मसौदा ही हमारा है। ठीक, वो बाद में जाके फिर कौमी असम्बली से उन्होंने बाइकाट भी किया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला उनको, बाबा आप बाइकाट क्यों करते, आप मुखालफत में वोट डालते, बाइकाट का मतलब हुकूमत को आपने ओपन स्पेस दी है। फिर आगे 27वीं तरमीम, हुकूमत ने बहुत सारे पलंदे उसमें दाखिल किए। आप बिलावल भुट्टो साहब का ट्वीट दे सकते हो, उसमें से सारे हमने रिजेक्ट कर दिए। सिर्फ 2 पॉइंट पे हमने यहाँ किए, एक आर्मी एक्ट अमेंडमेंट की और एक अन्य अदालतों की। तो इसी तरह हम जो शोशा छोड़ रहे हैं या कुछ मुखबर खास, चाहे मुस्तफ़ा कमाल हो या अलीम खान हो या और कोई इस तरह नमूने जो मुखबरों का टोला है, वो जिस तरह मीडिया पे आके कहता है फला होना चाहिए, फला होना चाहिए, फला होना चाहिए। अरे बाबा अक्ल के अंधो, कराची को आप सिंध से अलग करोगे तो क्या ये सिंध में रहने वाले खामोश बैठेंगे? आप मुझे बताओ, पाकिस्तान का करारदाद कराची से पास हुआ है, कराची पाकिस्तान से पहले सिंध का हिस्सा था, अब आप कहते हैं उसको अलग कर दो। फिर उसके बाद बल्दियाती इंतखाबात पे आप पे इल्जाम लगा रहे हो, आपकी सूबे में 3 साल से इंतखाबात क्यों नहीं हुए, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद की सूरत हाल आपके सामने। तो मैं ये समझ रहा हूँ ये शोशे मुखबरों के जरिए हुकूमत छोड़ती है 28वीं तरमीम के नाम पे। मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 28वीं तरमीम की मुखालफत करेंगे, हमारे पास कोई पॉइंट है ही नहीं है। जारी बात है, जो पॉइंट हमें अच्छा लगेगा उसकी महत्व करेंगे, जो अच्छा नहीं लगेगा उसकी मुखालफत करेंगे, ये तो हमारा हक है। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, ये जो खासकर बिलावल साहब ने पहले हवाला दिया कराची और गवादर को विफाक के मातहत ले जाने का,
फिर कल राना सनाउल्ला साहब बात कर रहे थे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में फिर सूबे हिस्सा डालें, पंजाब में करप्शन है उसको लेकर उन्होंने बात की। फिर बलदियाती इलेक्शन कराची का पीपल्स पार्टी बहुत रद्देमल दे रही है। मंदोखिल साहब भी ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान बनने से पहले भी जो कराची है वो सिंध का हिस्सा था, आप उसको कैसे अलग कर सकते हैं? इस पे आपने सोच विचार कर लिया पार्टी ने? देखिए, सिंध सिर्फ पीपल्स पार्टी का नहीं है, सिंध मेरा भी है, मैं भी सिंध का बासी हूँ। ठीक, सिंध की 6 करोड़ आवाम है। सिंध की आवाम कभी भी पानी के मामला हो या सिंध की तकसीम, उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती। ये एहसास मामला है। मैं समझता हूँ इसको इस तरह, जब तक 28वीं तरमीम, अभी तक कोई ऐसा मसवदा नहीं आया है, ना कोई ऐसी हुकूमत की जानिब से कोई तजवीज़ पीपल्स पार्टी को दी गई है या कोई पार्लियामानी पार्टी के अंदर गुफ्तगू, ना काबीना के अंदर हमने कोई गुफ्तगू सुनी। अभी तक कोई 28वीं तरमीम के हवाले से कोई बात नहीं है। मीडिया पे या अपनी अपनी ख्वाहिशात, अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात लोग इज़हार कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उससे बेहतर है कि ये एक हसास मामला है, इसको इस तरह डिबेट प्रोपेगेंडा करना या इस तरह की गुफ्तगू करना, वफाकी हुकूमत में अभी तक कोई ऐसी बात नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है। मैं इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त मैं एक बात बताऊं, मैं एक और बात, बाकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हमारे वुज़रा या हुकूमत के अंदर कुछ लोगों की ये राय है कि ये जो 800 अरब का बोझ है ये सूबों को दिया जाए। सूबे को जब NFC का अवार्ड मिलता है तो वो अपनी आवाम की वेलफेयर के लिए करे, मगर उसमें बिस्प ख़त्म करने का कोई ऐसा इरादा वफाक का नहीं है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को बंद किया जाए। ऐसी कोई तजवीज़ नहीं है। ज़रूर ये तजवीज़ है कि सूबे उसका अपना बोझ उठाए। तो ये तभी होगा जब हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी, और पीपल्स पार्टी के बगैर हम कोई तरमीम नहीं ला सकते। पीपल्स पार्टी की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो पाएगा। मैं अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, कोहिस्तानी साहब का, कादिर मंदोखिल साहब का और नईम हैदर पंजोता साहब का शुक्रिया अदा करूंगा, आपने हमें वक्त दिया। इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए प्रोग्राम के लिए इतना ही। हमें इजाजत दीजिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।